ओके 2.6, ठीक है। ओके, इधर ध्यान दीजिए। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव यानी रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू समथिंग, है ना, कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन रिलेटिव टू सम अदर ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक कार है, ये मान लो आप में से किसी की रोल्स रॉयस है, चलो ये भी लगा दिए बस, है ना, इसका नाम है चलो ए। अब ये जो कार ए है वो ट्रैवल कर रहा है लगातार एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कौन सी गाड़ी है रे? ऐसी गाड़ी तो कोई भी नहीं देती होंगी, बुलेट ट्रेन। है ना, ये है कार बी, टैक्सी दिख रही, ये ऐसी की तैसी। चलो ध्यान दो इधर, कार बी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और ये ग्राउंड पर एक हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है ना, इस तरह से तो हमारा ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे। अब चलो ठीक है, ये इमेजिन करो कि कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये जब करके आगे निकल गई। ये आदमी को वो गाड़ी की स्पीड कितनी नजर आएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। और इस आदमी को जो ड्राइवर कार का ए है उसको ये गाड़ी की स्पीड कितनी नजर आएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। उसको ऐसा लगेगा कि 40 की स्पीड से ये आगे गई। तो गाड़ी की जो रफ्तार हम लोग बताते हैं वो हमेशा रिलेटेड टू समथिंग होता है। हम जो देख रहे हैं, जैसे कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे से रिलेटेड मैंने देखा इस गाड़ी की रफ्तार क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर, और ये 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसकी रफ्तार ग्राउंड के रेफरेंस में देख रहा हूँ, ग्राउंड के हिसाब से देख रहा हूँ, है ना। एक कंसेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक कंसेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आसपास के सराउंडिंग में को आप किसके रेफरेंस में देख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप और मैं अभी फिलहाल एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, हम सब के सब कौन से पोजीशन में माने जाए? हम रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है। तो हम एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि हम एक दूसरे को ग्राउंड के हिसाब से देख रहे हैं, है ना, ग्राउंड के रेफरेंस के हिसाब से देख रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी ठीक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस छोड़ो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पकड़ लो। हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड है। हम सारी आसपास की दुनिया को ग्राउंड के हिसाब से देख रहे हैं। अगर वो ग्राउंड के हिसाब से मोशन में होगा तो हम मानेंगे कि वो मोशन में है, अगर वो ग्राउंड के हिसाब से रेस्ट में है तो हम मानेंगे वो रेस्ट में है। मगर मान लो थोड़ी देर क्यों, मान लो कि एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में, और वो हम लोग को देख रहा है टेलीस्कोप से उसके फिलहाल। मान लो कि अपना एक आज स्टूडेंट है, वो एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में चला गया, है ना, और उसको मेरी बड़ी याद आ रही है, आप पाशा से फिजिक्स पढ़ाया करते थे, है कि नहीं? चलो एक बार सर को देख लेता झाँक के मैं। तो अब वो टेलीस्कोप से मैं देख रहा है मुझको, तो क्या मैं उसको रेस्ट पे नजर आऊँगा एस्ट्रोनॉट को? नहीं, मैं तो उसको ऐसा गोल घूमता हुआ नजर आऊँगा ना। अरे वही वो देखो गोल गोल घूम रहा है ना। मान लो भैया कि वो चांद पे बैठ गया, है ना, चंद्रयान 100 के अंदर अपन ने उसको चांद पे भेज दिए, है ना। 100 लेना पड़ेगा ना कम से कम, अभी 3 हुआ ना। तो चंद्रयान 100 में वो चांद पे बैठ गया, और उसके बाद बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है, और वहाँ से बैठ के वो क्या कर रहा है कि हम लोग को ऑब्जर्व कर रहा है। बोले पाशा सर की क्लास की बड़ी याद आ रही है कि नहीं, मैं वो क्लास को एक बार देखना चाहता हूँ। तो वो ऐसा देखेगा तो भैया होगा क्या, वो उसको अपन मूवमेंट में नजर आएंगे, है ना, ऐसा रोटेट होते हुए नजर आएंगे अपन, है ना। अपन एक दूसरे के लिए क्या है?
रेस्ट पे है, मगर उसके लिए मोशन में, क्योंकि वो किसके रेफरेंस में देख रहा, मून के रेफरेंस में देख रहा है कि नहीं। चलो वो चांद वांद छोड़ो, अभी अपन जमीन पे आ जाते है ना। मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए हो, है ना। अब ट्रेन में बैठे हुए हो, आपके सामने एक आपका पैसेंजर, मतलब आपका नहीं, मतलब एक पैसेंजर खड़ा हुआ है ना। चलो ठीक है, इस ट्रेन में ट्रेन लग रही ना, तो एक पैसेंजर यहां पर ऐसा ऊपर पकड़ के खड़ा हुआ, ऐसा खड़ा हुआ है कि नहीं। आप यहां सीट पे बैठे बैठे यहां पर आराम से उसको देख रहे हो, है कि नहीं। अब ठीक है, ये ट्रेन जा रही है आगे, और साथ ही साथ एक ऑब्जर्वर यहां बाहर खड़ा हुआ है कि नहीं। तो एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है। अब चलो नाम दे देते हैं, इसका ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, है ना। तो मैं पूछूंगा बी के लिए ए मोशन में है क्या, नहीं, उसको तो वो लगातार रेस्ट पे ही नजर आएगा। मगर सी के लिए ए मोशन में है कि नहीं। क्यों, क्योंकि बी जो है ए को किसके हिसाब से देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है, ट्रेन के डब्बे के रिस्पेक्ट में। उसके लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया, ट्रेन हो गया। वो सारी दुनिया को किस हिसाब से देखेगा, ट्रेन के हिसाब से। जब छोटे होंगे आप, शायद आपको ख्याल होगा, जब आप खिड़की के बाहर देखे होंगे खंबे पीछे जा रहे होंगे, तो आपने अम्मी से या अब्बू से जो पूछेंगे खंबे पीछे क्यों जा रहे करके पूछे होंगे, है ना। उस टाइम जब दिमाग इतना विकसित नहीं था आपका, है ना। नहीं तो आप चलो ठीक है, आजकल के दौर के बच्चे आप शुरू से ही मोबाइल खेलना चालू कर देते, बराबर मोबाइल में घुस जाते, तो आप लोग काफ़ी टैलेंटेड हो। मगर हमारे दौर में हम लोग इतने टैलेंटेड नहीं थे। मुझे क्या बात है पता नहीं, मगर मुझे अभी तक के वो हल्का सा सीन याद है ना। मेरा जन्म हुआ था बिलासपुर में। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है, उसका हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़, वहाँ का हूँ मैं, पैदाइश मेरी। तो वहाँ से जब हम लोग अकोला आया करते थे, मेरे पापा की सर्विस थी वहाँ पे, तो जब बालापुर या अकोला हम लोग आते थे हर वेकेशंस में, तो मुझे याद है कि बहुत छोटा था मैं, तो रात का अराउंड कुछ वक्त था, और मैं देख रहा था कि कुछ खंबे लाइट के, कुछ झाड़ वाड़ सब पीछे जा रहे थे। हल्का सा याद है, मम्मी से पूछा पीछे क्यों जा रहे, तो उस वक्त अम्मी का एक वो भी याद है, बेटा वो पीछे नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे करके। अब वो बहुत छोटे की बात है, वो बहुत यंग एज की बात है। मेरे को ताज्जुब है कि अभी तक याद कैसे रह गया वो। शायद मुझे फिजिक्स पढ़ाना था आगे, इसलिए शायद रह गया। तो भाई जब आपका जो इतना दिमाग विकसित नहीं होता, जब आप छोटे होते, तो आप बोलते हैं कि पीछे क्यों जा रहे, जबकि फैक्ट क्या है, अपन आगे जा रहे, इसलिए ऐसा लग रहा। तो इसका मतलब ये हो रहा कि हम क्या कर रहे, आसपास की दुनिया के ट्रेन के हिसाब से देख रहे, है ना। हम बोल रहा देखो पीछे जा रहा, जबकि झाड़ अपनी जगह से हिल रहा नहीं, मगर ट्रेन के अंदर बैठे बैठे क्या लग रहा कि वो पीछे जा रहा। तो ये हर एक मोशन जो होता है रिलेटिव टू समथिंग होता है ना। हर एक जो मोशन होता है रिलेटिव टू समथिंग होता है। अब अगर सपोज करो मैं इधर की बात करता हूं, ये कार ए है, ये कार बी है। कोई अगर मुझे पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, इसको कहते हैं ए बी। ऐसा लिखने का मतलब वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ये कार ए की वेलोसिटी कार बी के अकॉर्डिंग, कार ए की वेलोसिटी कार बी के अकॉर्डिंग। तो मैं लिखूंगा, देखो वो आएगी वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली कोई मुझसे पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ कार बी, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी, तो वो बोलेंगे फिर से वही फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। इसको जनरली सिर्फ ऐसा भी लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। जब आप ये बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार ए वेलोसिटी ऑफ कार बी, मतलब वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है ना। तो ये भी आप ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार बी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए। चलो हम इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। मान लो कि ये कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। इनका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है भाई, ज़रा ये बताइए वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। आप लिखेंगे 60 आई कैप किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ कार बी क्या है, 100 आई कैप किलोमीटर पर आवर। अब 60 माइनस 100 क्या आएगा, -40 आई कैप किलोमीटर पर आवर। अब ये निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी में बैठे बंदे को कार ए कैसी चलती हुई नजर आएगी, है ना, वो उसको पीछे आती हुई नजर आएगी, है ना। मतलब निगेटिव साइन आने का मतलब ये हुआ जो इसकी वेलोसिटी है ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मोशन उसको नजर आएगा। जैसे अपन पूछ नहीं थे कि खंबे पीछे क्यों जा रहे, जबकि वो जा रहे थे कि आगे नहीं, मैं प्रेडिक्ट ऐसा होता था कि वो पीछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे ही जब कार बी एकदम स्पीड से आगे बढ़ेगी, हम क्या बोलते हैं, कार को पीछे कर दिया, वो पीछे हो जाती है कार हमारे से। तो वही बात हो रही है बेटा, नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि बी के हिसाब से कार ए पीछे आएगी। कितनी स्पीड से पीछे आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर की। अब अगर मैं वही बोलूंगा बी के हिसाब से ए का क्या हाल रहेगा, मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ कार बी कितना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप कहेंगे 100 आई किलोमीटर पर आवर। और मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ कार ए कितना है, 60 आई कैप किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 40 आई कैप किलोमीटर पर आवर, है ना। तो बोलेंगे ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कार बी की वेलोसिटी ए के अकॉर्डिंग क्या रहेगी। कार में बी में ए में बैठा हुआ बंदा जब पीछे झांक के देखेगा तो उसको नजर आएगी कि कार बी एकदम से इसके स्पीड से उसके करीब आ रही है, आगे आ रही है, तो उसको नजर आएगा कि वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। वो 40 की स्पीड से क्या हो रही है, आगे आ रही है। आई के बाद समझ में आपको ये, है ना। अगर मान लो कि ऐसा सिचुएशन आ गया तो बोले कैसा, देखो ये एक कार है, ये दूसरी कार है, ठीक है, ये कार P, ये कार Q, ये ट्रैवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रैवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, दोनों को देख रहा है। अब उसको मैं पूछूंगा, ये ऑब्जर्वर को ये कार इसके करीब जाते हुए नजर आएगी, ऑब्जर्वर को कार इसके करीब जाते हुए नजर आएगी, कितनी स्पीड से, 60 की। ये कार भी इसके करीब आते हुए नजर आएगी, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। मगर ये इसको बैठी हुई ये कितनी इसमें नजर आएगी, तो देख नहीं 20 से, बड़ा ज़्यादा स्पीड से आएगी ना नजर आते हुए। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ कार P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चलो ठीक है ले लेते हैं डायरेक्ट, वेलोसिटी ऑफ कार P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ कार P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार Q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डायरेक्ट प्लस मत डालना, वेलोसिटी ऑफ कार P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कार Q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आगे देखो, वेलोसिटी ऑफ कार P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, आप लिखेंगे 60 आई कैप। आप क्या लिखेंगे, 60 आई कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, और कितनी स्पीड से, 60, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार Q कितना है, -40 आई कैप। हाँ या ना, अरे भैया इस डायरेक्शन में जा रही है ना वो, तो -40 आई कैप, तो क्या हुआ, 60 आई कैप प्लस 40 आई कैप, जो कि कितना हो जा रहा, 100 आई कैप किलोमीटर पर आवर। मतलब कार P विद रिस्पेक्ट टू कार Q, है ना, कार Q को P उसके सामने आती हुई नजर आएगी, कितनी स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आई के बाद समझ में आपको, आई के बाद समझ में। तो देखो एक बात समझ में आ रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और जो ऑब्जेक्ट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी को आप ऐड करना पड़ता है। मगर मेरी राय में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन एडिशन मत करना, हाँ जो सिंपल सवाल है उसमें कर लेना,
कई कई सवाल कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखकर सॉल्व करो। आप उसे इतना याद रखो, कोई भी कार का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पूरा खेल इस टॉपिक का इसी फॉर्मूले पे, बस सिर्फ एक फॉर्मूले पे पूरा खेल इस टॉपिक का, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, है ना। हाँ, बस आपको प्रॉपर डायरेक्शंस डालना पड़ेंगे सबके वैल्यू के साथ। अगर वो डालना आपको आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए फिर मैं ओरली कुछ बोलता हूँ, चीज़ें आप लिखते जाओ। अ मोमेंट प्लीज। रेडी, रिलेटिव मोशन हेडिंग डालो। कुछ बोल रहे थे कोई, लिखो। वेदर अ बॉडी इज इन मोशन, वेदर अ बॉडी इज इन मोशन। मेरे को लास्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने का याद दिला देना। वेदर द बॉडी इज इन मोशन और एट रेस्ट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन the frame of reference. If two objects with velocity वेक्टर फॉर्म में लिखना VA, वेक्टर फॉर्म में VA सफिक्स A एंड VB, क्या लिखा आपने सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बताओ। वेलोसिटीज VA एंड VB विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, travel in their respective directions, then the relative velocity of A with respect to B, then the relative velocity of A with respect to B is given as वो लिखो वेक्टर VAB, वो इक्वेशन लिखो, वेक्टर VAB इक्वल्स टू वेक्टर VAG, जैसा ये लिखा हुआ है पहले दो लाइन, सिर्फ पहले दो लाइन, उसके नीचे की भी लाइन लिखना, वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB। ठीक है, ओके, नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल
car A and B, for example, car A and car B are traveling in same direction, are traveling with same direction, in same direction, with speed 60 km per hour and 100 km per hour. 100 km per hour. Then relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B is of A with respect to relative velocity of A with respect to B is, फिर ये पूरा लिखो, वेक्टर वी ए बी इज इक्वल्स टू पूरा यहाँ से ये पूरी लाइन लिखो, चारों के चारों लाइन, पूरी ये चारों लाइन लिखो, ये पूरा पूरा वैल्यू डाल के, एग्जाम्पल है ना, चारों बोल रहा ना, ये वाली चारों लाइन -40 आई कैप किलोमीटर पर आवर तक के, देख ले। वाह, दिस मीन्स दैट, स्पीड बढ़ाओ, आपकी बहुत स्लो है। वाह, रेडी, देखो, this means that for the observer in car B, for the observer in car B, for the observer in car B, car A seems to be moving backwards. Car A seems to be moving backwards with speed 40 km per hour. With speed 40 km per hour. नीचे लिखो फिर पैराग्राफ बना के, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ कार B with respect to car A, similarly velocity of car B with respect to car A can be given as similarly the velocity of car B with respect to car A can be given as, अब वो आखिरी के उधर के चार लाइन वेक्टर फॉर्म में। हुआ,
लिखिए, दिस मीन्स दैट this means that for an observer in car A, the speed of car B, the speed of car B seems to be approaching forward with speed 40 km per hour, with speed 40 km per hour, with speed 40 km per hour, with speed 40 km per hour। आया समझ में आपको? चलो ठीक है, अगला लिखो आगे। अगेन नीचे पैराग्राफ बना के लिखो, अगेन if two cars P and Q, again if two cars P and Q approaches each other in opposite direction, then opposite direction with speed 60 km per hour and 40 km per hour respectively, 40 km per hour respectively, then relative velocity of P with respect to Q, with relative velocity of P with respect to Q can be given as, फिर ये लिखो, पूरे ये चारों लाइन लिखो फिर। लिख लिए? लिखो फिर आगे। This means that for an observer in car Q, car P seems to be approaching, seems to be approaching at a speed of 100 km per hour, at a speed of 100 km per hour। आया समझ में? चलिए अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल।
बेटा सब लोग इधर ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं मैं। A 120 meter long train is moving in a direction. A 120 meter long train is moving in a direction with speed 20 meter per second. Another train with speed 30 meter per second. Another train with speed 30 meter per second in the opposite direction and 130 meter long crosses the first train in time. Crosses the first train in time. पहला ऑप्शन दिया गया है 6 seconds, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 36 seconds, तीसरा ऑप्शन दिया है 38 सेकेंड, लास्ट ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। फोर्थ क्यों सॉरी 30 - 20 नहीं बेटा, डायरेक्ट कर दे रहे आप। यहां पूछा क्या, रिलेटिव स्पीड नहीं पूछा, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर है, इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक कोई तो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे जा रहा है। अनदर ट्रेन विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, इन द अपोजिट डायरेक्शन, मगर कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई मैं कहूँगा, और उसकी लंबाई कितनी है 130 मीटर लॉन्ग, दूसरी ट्रेन की लंबाई 130 मीटर लॉन्ग। वो कह रहा है क्रॉसेस द फर्स्ट ट्रेन इन टाइम, तो जो दूसरी ट्रेन है पहली ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी, टाइम पूछा है। जब भी आपको टाइम निकालना रहता है तो आप क्या कैलकुलेट करते हो, टाइम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब चलो ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला आप लगाएंगे, नो डाउट आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, मगर आप कैसा फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो आप ये फोकस करो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रेन मान लो ये ट्रेन है ना, ये कुछ मान लो दूसरी ट्रेन है 130 मीटर लंबी है, और ये थोड़ी से ये छोटी है उससे 120 मीटर लंबी वाली, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। अब इमेजिन करो कि ये आ रहे एक दूसरे करीब, है कि नहीं। अब देखो ये कितनी लंबाई है 120, ये कितनी है 130, इधर ज़्यादा ही फर्क आ जा रहा थोड़ा, हाँ चलो ये अच्छा है, ये ज़्यादा बेटर है। देख अब ये कितनी है 120, ये कितनी है 130, ये आ रहे एक दूसरे करीब, है ना। अब ये देखो यहाँ पर ये जा रहा है 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 इधर, ऐसा है ना। अब मुझे बताओ कितना डिस्टेंस कवर हुआ 120 मीटर,
ये ट्रेन कितना आगे गई? अरे ये वाली ट्रेन कितना आगे गई? अपनी लंबाई के बराबर गई ना आगे, 120 मीटर। अभी ट्रेन क्रॉस हो गई क्या? तो और आगे करना पड़ेगा। अगर क्रॉस हो गई है 10 फीट, और आगे जाएगी और आगे जाएगी और आगे जाएगी और आगे जाएगी और आगे जाएगी, और अब जाके जब वो यहां से निकलेगी तब माना जाएगा कि वो क्रॉस हो गई। तो पहले तो उसको खुद की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, पहले तो उसको खुद की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, साथ ही साथ उसको, है ना, दूसरी जो आपकी ट्रेन थी उसकी लंबाई के बराबर का भी डिस्टेंस कवर करना पड़ा। जब ये दोनों डिस्टेंस बराबर से ऐसे कवर हो जाते हैं तब माना जाता है कि ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस हो गई। ये प्रॉब्लम्स हमने पहले भी लिए थे, याद करो कि भैया आपका एक ब्रिज था उसमें, है ना, और आप बोले ब्रिज को क्रॉस करना है, तो उस वक्त आपको आपकी खुद की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई के बराबर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। तो जब ये दो ट्रेन्स आ रहे हैं तो मैंने देखा, देखो ये 120 ये 130, तो ये पहले अपने खुद के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मगर ट्रेन क्रॉस हुई क्या? नहीं। अब उसको नीचे जो इसकी है उसकी भी लंबाई के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 120 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 250 मीटर का लंबाई उसको कवर करना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि ट्रेन क्या हुई है? क्रॉस हुई। तो मैं बोलूँगा ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 120 प्लस 130 डिवाइडेड बाय कितना? रिलेटिव स्पीड लगेगी इसकी, क्योंकि दोनों मोशन में है ना। अच्छा, रिलेटिव स्पीड दो, बताओ मुझे, दोनों भी सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में। तो 120 प्लस 130 क्या हो जाएगा? 250, और रिलेटिव स्पीड कितना हो रहा? 20 प्लस 30, तो 250 अपॉन 50, 5 सेकेंड्स, जो कि आंसर नहीं है ना। कितना आएगा फिर? नन ऑफ दीज। एक मिनट, लिखो। लिखो बड़ा फटाफट। बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? चलो फिर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे। A 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, अरे बाप, 7 हो गए। Is moving to north at a speed of 10 meter per second. A parrot flying towards south with a speed of 5 meter per second crosses the train. The time taken by parrot to cross the train would be, बातें नहीं,
30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। क्या रहेगा आंसर इसका? डिस्टेंस कितना दो? पैरेट का तो पैरेट की लंबाई तो मामूली सी होती है, तो आपको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? ट्रेन की लंबाई के बराबर। डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? ट्रेन की लंबाई के बराबर, है ना। और आपको रिलेटिव स्पीड देखना है क्या? बस कौन सा आ रहा? ऑप्शन डी, 10 सेकेंड्स। मार्कर कहाँ गया रे, ब्लू वाला? बेटा बातें नहीं था, देखो ध्यान दो फिर से यही वाला फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। आया ना? पैरेट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो 150 मीटर लॉन्ग। अच्छा, पैरेट का रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा? उसकी खुद की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 + 5 150 अपॉन 15, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। हमको मालूम है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ता? ऐड करना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली ऐड करके ले निकाल लिया आंसर। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड और एग्जांपल्स हम देखेंगे मंडे को, है ना। संडे को तो आपका टेस्ट है ही, इसके ऊपर इसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे इसके अंदर। 2 दिन और चलेगा, मंडे ट्यूसडे अपना विद डीपीपी कंप्लीट करे तक, और फिर उसके बाद जाएंगे मोशन ऑफ प्लेन पे। ओके, आपको मोशन ऑफ प्लेन की डीपीपी दी हुई है ना, तो मंडे को, सॉरी डीपीपी 4 है ना, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डीपीपी 4 आपके पास है ना, तो मुझे मंडे तक के कवर पूरा चाहिए कंप्लीट हो। मंडे को मैं 2 और दूंगा, एक रिलेटिव मोशन की और इस चीज़ की आपको बेसिक क्वेश्चंस। कंसेप्ट तो मालूम पड़ गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं।